अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस अहम खबर के साथ जो इस वक्त सामने आई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो करप्शन इंडेक्स है उसमें 16 दर्जे तनज़्ज़ुली रिकॉर्ड की गई है और मुसलसल जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तो हर साल जब इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आती है तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स में कमी आती रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। लेकिन अब जाकर जब 2022 में ये रिपोर्ट आ रही है तो इसमें पिछले साल के मुकाबले में 16 दर्जे की तनज़्ज़ुली है। और यहाँ पर यह बात काबिल ज़िक्र है कि अगर हमसाया ममालिक की हम बात करें, जिनमें भारत की बात कर ली जाए, बांग्लादेश की बात कर ली जाए, तो वहाँ पर एक पॉइंट की भी तनज़्ज़ुली नहीं है। अगर बेहतरी नहीं है तो कहीं पर तनज़्ज़ुली नहीं आ रही है। बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिनको मद्देनज़र रखा जाता है जब ये रिपोर्ट मुरतब की जाती है। उसमें तमाम तर इंडिकेटर्स में जब नेगेटिव पॉइंट्स जा रहे हों तो इतना बड़ा डाउनवर्ड्स जंप किसी और मुल्क की रेटिंग में नहीं आया जितना पाकिस्तान की इस रेटिंग में आया। अब हुकूमत और हुकूमती वज़रा इस पर मुख्तलिफ दलाइल दे रहे हैं। उनका ये मानना है कि ये कोई फिज़िकल जो करप्शन है, फाइनेंशियल करप्शन की वजह से ये सारी बात नहीं है। फिर कुछ पंजाब से हुकूमती तर्जुमान ये बयान दे रहे हैं कि ये वो लोग कैसे इस तनज़्ज़ुली की या करप्शन की या इंडेक्स की बात कर रहे हैं जो कि अरबों रुपए की टीटियाँ जिनके अकाउंट में आती रहीं और तमाम तर चीज़ें होती रहीं। और ये इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट का मलबा भी माजी पर डाला जा रहा है कि जो कुछ माजी में होता रहा ये उसी की वजह से, जिस तरह से एक तरीक़ाकार रहा है इस हुकूमत का कि तमाम तर मामलात, चाहे हम देख लें कि जो भी मईशत की सूरत हाल हो, तमाम तर जो मामलात हों, उनमें ये हुकूमत अब तक कोई चीज़ अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि मुर्द इल्ज़ाम ठहराती है माजी की गलत पॉलिसीज़ को और माजी के गलत फैसलों को। तो इस पर भी उनका ये कहना है कि वो जो अरबों रुपए की टीटियाँ आती रहीं शरीफ फैमिली के अकाउंट्स में या जरदारी फैमिली के अकाउंट्स में, ये उनकी वजह है कि हम डाउनवर्ड्स जा रहे हैं और ये 16 दर्जे की तनज़्ज़ुली हमें देखने में मिली है। बहरहाल इट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि इस वक्त ये एक सूरत हाल है और हर साल इसमें मज़ीद तनज़्ज़ुली है। मैं चाहूँगा एक तो हम इस पर ज़रूर आज के प्रोग्राम में हम बात करें, उसके साथ साथ दूसरा अहम मामला इस वक्त जो PDM की जो नशिस्त, जो मीटिंग जिसको चेयर किया मौलाना फजल रहमान साहब ने, और 23 मार्च की जो तारीख़ इस वक्त दी हुई है अपोजिशन ने मार्च के हवाले से, याद रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी तारीख़ दे चुकी है और वो अपने उनके अज़ाइम हैं, अपने इरादे हैं जिनके तहत वो इस हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं। लेकिन आज गौर खोज किया गया इस बात पर भी कि आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को PDM अपने लॉन्ग मार्च में साथ शामिल करे या ना करे, या किस तरह से शामिल किया जाना चाहिए। फिर मुख्तलिफ तजावीज़ भी सामने आई, लेकिन हतमी तौर पर कोई बात अब तक PDM की इस मुलाकात से हमें सामने नहीं आई है। तो अब बार बार हुकूमत वार्न कर रही है कि 23 मार्च की तारीख आप नहीं रखें। अब आया 23 मार्च को ये मार्च होता है, नहीं होता है, फिर कितना तवील होगा, ये सिर्फ मार्च होगा या उसके बाद एक धरने में कन्वर्ट होगा, और क्या एक मार्च या धरने की सूरत में इस हुकूमत को चलता किया जाएगा, या दूसरा इन हाउस चेंज के लिए जो तहरीक अदम एतमाद है उसकी हम बात सुन रहे थे, उस पर क्या पेशरफ्त है, क्या वो पार्लियामान में पेश की जाएगी या नहीं। मैं चाहूँगा इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम ज़रूर तफसील से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलो, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं और मुसरत जमशेद चीमा साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमें कुछ ही देर में प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगी। सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। सर, ये 16 दर्जे की तनज़्ज़ुली है, ठीक है, हम हुकूमत को इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसको तो मुर्द इल्ज़ाम ठहराएँ, लेकिन ये कोई इस 3 या 4 साल की तनज़्ज़ुली नहीं है, ये मुसलसल ओवर द पीरियड, चाहे वो नून लीग का दौर था, उससे पहले पीपल्स पार्टी का दौर था, विद एवरी पासिंग ईयर हम नीचे जा रहे हैं। गो ये बात काबिल ज़िक्र है कि ये 16 दर्जे की तनज़्ज़ुली अब इस दौरे हुकूमत में हो रही है, लेकिन तनज़्ज़ुली मुसलसल है, ये सिर्फ आज की बात नहीं है। क्या कहेंगे सर इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान खालिद साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, जिन माशरों में, जिन मुल्कों में आइनी निज़ाम नहीं चलता, आइन का तसलसल नहीं होता, वहाँ इदारे नहीं बनते। जहाँ मुख्तलिफ इदारों में कशमकश हो वहाँ भी मामलात ख़राब होते हैं। तो इस लिहाज से अगर आपके सवाल को मैं लूँ, और एक हकीकत भी है, तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान में अयूब ख़ान और याया जो हैं उनका 13 साल तो वो रहे जब मुल्क आइन से महरूम रहा, बल्कि जेन्युइन जो पॉलिटिकल वर्कर्स और लीडर्स से उन्हें उठा के एबडो के तहत बाहर ही निकाल दिया कि तकरीबन 6000 लोगों को। सही।
उसके बाद मुल्क टूट गया, फिर बन गया पाकिस्तान। मगरबी पाकिस्तान को इन्होंने नया पाकिस्तान करार दे के पाकिस्तान बना दिया। इसके लिए फिर आइन भी बना, आइन बनना अच्छी बात थी। फिर उसके बाद आपको मालूम है 77 में मार्शल लॉ लग गया, फिर तकरीबन 12 साल आइन से महरूम रहा ये मुल्क, इदारे नहीं बनने दिए गए। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब आ गए, 9 साल वो निकाल गए। तो वो जो उससे पहले हुआ वो बार बार के मार्शल। लेकिन इमरान खान साहब जो बहुत बड़ा नारा लगा के आए करप्शन के ख़िलाफ़, और फिर उन्हें पूरे इदारों का एतमाद भी हासिल रहा। और आप जानते हैं कि वो ये दावा भी करते रहे कि अदलिया, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं। उसके बावजूद पहले 5 साल इन्हें मिले खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ इन्होंने 1 अरब रुपए लगाकर जो एंटी करप्शन का निज़ाम बनाया उसको बंद कर दिया। उसके बाद आ जाएं 3.5 साल यहाँ, इसमें हुजूर आप ये देखिए गंदम स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, दवाओं का स्कैंडल, ये अभी आप कोविड-19 के लिए जो गैर मुल्की इमदाद आई है, इन्होंने रिपोर्ट ही जारी करने से मना कर दिया था IMF के दबाव पर। वो रिपोर्ट जारी की तो 40 अरब रुपए की करप्शन सामने आ गई। फिर पेट्रोल की करप्शन सामने आई, फिर CNG, LNG की करप्शन सामने आई। 2000 अरब से ज़्यादा की ये करप्शन है। अब 3.5 साल में 14 पॉइंट आपने तनज़्ज़ुल की बात की, दूसरे मानों में करप्शन मज़ीद बढ़ गई और हमारा मुल्क करप्शन में तरक्की कर गया 14 पॉइंट 1 साल में आगे। तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर अव्वल तो कोई किसी शोबे में तरक्की हुई नहीं, लेकिन जहाँ कहीं दावा ये करने की कोशिश करते हैं जी, तो फिर ये इसकी जिम्मेदारी भी लें ना जी, कि ये जो सारी तबाही बर्बादी हुई है 2000 से। और फिर साबिका दौर, नवाज शरीफ दौर की बात करें आप, देखें मैं एक बात बड़े आपके सामने 2 और 2 4 की तरह रखता हूँ। हमारा बजट तकरीबन 8000 अरब रुपए का जी, नवाज शरीफ साहब पर इल्ज़ाम 7 अरब की करप्शन का ये लगाते हैं। जब बशीर जस्टिस अरशद मलिक मरहूम का वो फैसला साहब, जो वीडियो में उन्होंने कह भी दिया कि उनसे ये फैसला करवाया गया है, चलिए फ़र्ज़ करें जो नहीं है लेकिन फ़र्ज़ करें 7 अरब रुपए की करप्शन भी हुई, तो 8000 में से 1014 दफ़ा 7 बनते हैं। इस इतने बड़े बजट में से अगर 1014 में से 1 रुपया निकाल लें तो 1013 रुपए तो आपके पास हैं। तो आप मुल्क चलाएं ना, आपसे मुल्क नहीं चल रहा। इसलिए ये इल्ज़ामात लगाना जो है ये बड़ा फजूल है। असल मसला, बस एक जुमला, असल मसला ये है आपको ना मुल्की मफादात का पता है, ना काम करना आता है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे। ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। मैं वेलकम करूंगा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा को भी, और ब्रिगेड साहब की जानिब जाने से पहले मुसर्रत साहिबा, ये एक ख़बर आज की जिस पे सेनेट में तहरीक इल्तवा, तमाम तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, 16 दर्जे तनज़्ज़ुली, पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये बात कह रहा है। और अभी जो बात हो रही थी कि आइन के तसलसल का सिद्दीकुल फारूक साहब ने जिक्र किया, ये जब इसको मैयर किया जाता है तो आइन का तसलसल ना होना, हकूक़ की आज़ादी ना होना, ये तमाम तर चीज़ों को मैयर करके फिर ये तयन किया जाता है कि किस स्टेज पर आप कहाँ खड़े हैं। इस वक्त एक बड़ी अबतर सूरत हाल है, इसका भी इल्ज़ाम क्या माजी की हुकूमतों को दे देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले मैंने सिद्दीकुल फारूक साहब शायद बात कर रहे थे, भाई साहब, उनकी मैंने पूरी बात नहीं सुनी, लेकिन आपके सवाल को मैंने सुना है। देखिए, ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है ना, ये बेसिकली अक्कासी करता है कि किसी मुल्क के अवाम क्या सोच रहे हैं, वो क्या, ये सिंपल, ये एक इस तरह की सर्वे होती है जिसमें लोगों से राय ली जाती है, राइट।
अब मुझे ये बताएं, जिस मुल्क में ये बड़ी बड़ी बातें और भाषण हमें ना दें, देखें अवाम का एतमाद इसलिए उठा है और ये जो रैंकिंग इसलिए पाकिस्तान की इस नंबर पे आई है कि जिस मुल्क का एक्स सीएम जो ये कहने का दावेदार हो कि मैंने कभी धेले की करप्शन नहीं की, लेकिन वो जो मलिक मकसूद जो चपड़ासी है जो उनसे 8-10 हज़ार की तनख्वाह के ऊपर मुलाजिम है, अरसलान साहब, अगर वो इनका मुलाजिम जो कि जिसको इनको तनख्वाह देनी चाहिए उनके अकाउंट में 4 अरब रुपया आता है, वो 4 अरब रुपया उस वक्त के सीएम को देते हैं, वो 17,000 ट्रांजैक्शंस, वो 16 अरब रुपया जो कि इनके नौकर जिनका सैलरी स्ट्रक्चर कोई 8 से 40 हज़ार के लगभग है, और वो कैसे 16 अरब दे सकते हैं? 17,000 ट्रांजैक्शंस हो गई, टीटीज। और फिर जब क्यों नहीं उस मुल्क के अवाम का एतमाद ट्रांसपेरेंसी में यही रिपोर्ट आएगी और इसके क्या बरक्स आएगी कि जिस मुल्क में 3 दफ़ा रहने वाला वज़ीर आज़म झूठा बहाना बना के आला अदलिया के सामने, और उनका भाई जो कि इस वक्त अपोजिशन लीडर है और जो इस मुल्क की दूसरी बड़ी सियासी जमात है हमारे बाद, और वो क्या 50 रुपए का वो एक स्टाम्प पेपर देके जिसके ऊपर वो गारंटियर और जमानत देता है, आम आदमी पंचायत में किए हुए फैसलों की भी कोई ऑनर और रिस्पेक्ट होती है? इस मुल्क की आला अदलिया के आगे, और फिर वो दवाई लेने गया 4 से 8 हफ्तों के लिए वो आज तक वापस नहीं आया। मैडम ये रिपोर्ट इन चीजों पर नहीं जी नहीं, ये अवाम की राय पे मुरतब की जाती है। आप चाहे देखें, ये मैं अर्ज करूं, किसी से भी पूछ लो, आप अभी किसी एनालिस्ट को बुला लो कि ये आम आदमी की राय होती है। तो जिस मुल्क के अंदर इस मुल्क का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, आज भी हम आला अदलिया से हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम इदारों से, अगर एफबीआर का 2.5 हजार यानी कि 2,500 अरब रुपया फंसा हुआ है, तो उस मुल्क में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में यही रैंकिंग आएगी, और वो उसमें अगर स्टे ऑर्डर दे देती हैं आला अदलिया तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं, हम इनकी तरह डंडे सोटे लेके अटैक करने से रहे। जिसमें 250 अरब रुपया बेस्ड रिपोर्ट होती है, मैं जरा वाजे कर दूं, और ये जिन शहरों जी तो शहरी आज़ादी की खिलाफ वर्जी जहां पर हो रही होती है वहां पर ये स्कोर मुसलसल कम हो रहा होता है। इसके साथ साथ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियां, ये तमाम तर चीज़ें हैं, ये जो अब आपके दौरे हुकूमत में, इसमें यह नहीं देखा जाता कि शहबाज शरीफ साहब माजी में क्या करते रहे। ये 2022 की रिपोर्ट उस पर मुरतब नहीं होगी। नहीं, लेट मी कंप्लीट इट। क्यों नहीं? आज अगर इस मुल्क में शराफिया, मेरी बात सुने, मोबाइल चोर जेल के अंदर हो और इस मुल्क का सबसे बड़ा डाकू लंदन में बैठा और वो हमारे दौरे हुकूमत में बैठा है ना, तो वो आज की ही बात करेंगे ना अवाम। जब इस मुल्क में 2 निज़ाम चल रहे हो, एक वो जो प्राइम मिनिस्टर दिन रात सुबह दोपहर शाम अकाउंटेबिलिटी की बात करता हो, अवाम का हमारे ऊपर प्रेशर हो, यही मैंडेट हमें मिला हो, और उस अकाउंटेबिलिटी का नतीजा ये निकले कि आज भी वो जो बड़े बड़े चोर और डाकू पार्लियामेंट के अंदर आके ना सिर्फ हुकूमत को थ्रेट करते हैं, हम रोजाना लात मार के निकाल देंगे, हम ये कर देंगे, और उसके बाद अवाम का परसेप्शन और क्या बनेगा इस मुल्क के बारे में? वो यही बनेगा। और यही मैडम, आपने अगर असद उमर साहब का हालिया बयान सुना हो तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये बात कही कि होली सोली वजीर आजम इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा था, उनका हाथ। ये तो असद उमर साहब ने कहा, मैं नहीं जी, उसको हम 1000 दफा एक्सप्लेन कर चुके हैं। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन ताकि आपको समझ आ जाए एक दफा। हमारे पास जिस तरह, अच्छा आप वैसे बाय द वे हमसे तो ये सवाल पूछते हैं, काश उस मरीज से भी सवाल पूछ रहे हैं कि आप उस वक्त डेथ बेड पे क्यों थे? वो ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंसेज जो बाप बेटे ने दी थी, वो जज्बाती मनाजिर मेरा ख्याल आप भूल गए हैं। तो मेरी मीडिया से गुजारिश है, 10 बदस्ता मैं आपसे भी रिक्वेस्ट, वो जज्बाती आप लोग हो गए थे, हम तो नहीं हुए थे। मसलन जब हम 16 अरब रुपए, जज्बाती तो आपकी काबीना के लोग हो गए थे, हमने तो जो आपके डॉक्टर्स हजरात ने बात की, हमने उस पर यकीन किया। अरसलान साहब, मैं अर्ज कर रही हूँ, हमसे भी पूछे, लेकिन जो मरीज था और फिर जिस हवाखोरी से खाली ठीक हो गया, ऐसा मर्ज जो सीधा हमें ये डेथ थ्रेट्स नहीं दे रहे थे कि 302 का पर्चा प्राइम मिनिस्टर पे करेंगे, तो प्लीज उस मरीज से, उस मरीज की बेटी से, उस मरीज के इस तर्जुमान से जो आके उनको शद मद के साथ डिफेंड कर रहा है, इतने करप्ट लोगों को, इतने झूठे एब्सकॉन्डर को, तो उनसे भी सवाल करें, हमारे से लाजमी करें कि हमने वाकई उनको क्यों भेजा। इसीलिए हमने दोबारा एक बोर्ड बनाया, उसके ऊपर भी मेरे साथ ब्रिगेडियर साहब भी हैं, ऐसा एक कोई रिपोर्ट्स नहीं आई, कोई मैं जरा ब्रिगेडियर साहब को शामिल गुफ्तगू करूंगा यहाँ पर। मैं ज़रा, आपका पॉइंट आ गया मैडम, मैं ब्रिगेड साहब को शामिल गुफ्तगू करूंगा। ब्रिगेड साहब, एक तो ये परसेप्शन इंडेक्स है, टू क्लैरिफाई, ये परसेप्शन इंडेक्स है जिसमें कमी है। कानून की हुक्मरानी और रियासत की गिरफ्त की अदम मौजूदगी से
पाकिस्तान के इस CPI स्कोर में नुमायां तनज़्ज़ुली हुई है। ये तो मैं रिपोर्ट के मंदरजात और उस पर बात कर रहा हूँ। मुशर्रत साहिबा ने एक और एंगल दिया, सदीकुल फारूक साहब की राय आपने सुन ली, आपकी क्या राय होगी? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत गुजारिश है मुझे भी 2-2.5 मिनट दे दें एट अ स्ट्रेच, ताकि मैं सब बातें अपना पॉइंट जी सर, प्लीज गो अहेड। पहली बात तो ये है कि मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा यहाँ पे जो मुशर्रफ साहब ने अभी फरमाया, क्योंकि मैं खुद भी नैब में रहा हूँ तो और ये इन तमाम मामलों से डील करता रहा हूँ। ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो है, इसमें ठीक है आवाम की राय वो चीज़ें होती हैं कि लोकल लोग क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान में करप्शन के बारे में, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, उसके अलावा और एमनेस्टी इंटरनेशनल और इस तरह की ह्यूमन राइट्स की ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसका आपने भी जिक्र किया, तो उनसे भी बड़ा इनपुट लिया जाता है, उनसे भी डेटा लिया जाता है अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द कंट्री। तो ये तमाम एक होलसम किस्म की कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, फिर वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाले आउट करते हैं। ये देखें, मैं एक बात कहूँगा कि अगर हमने 16 पोजीशन हम डाउन हुए हैं करप्शन, यानी कि करप्शन बड़ी है, तो ये याद रखें कि पाकिस्तान की जो अदलिया है वो भी इस वक्त 130 में से उसकी 124वीं पोजीशन आई है। मैं दोनों को लिंक करता हूँ। इंपॉर्टेंट बात मैं क्या कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में क्योंकि हमारी जुडिशल सिस्टम में अदलिया, जान के नहीं बोलूँगा क्योंकि फिर वो गलत लाइन पे चला जाएगा, हमारा जुडिशल सिस्टम जब एहतसाब का एक हर्डल है, एहतसाब करने को तैयार नहीं है हाई प्रोफाइल लोगों का, जो लो प्रोफाइल लोग हैं वो तो कल भी मैं पढ़ रहा था कि फलान नैब बलूचिस्तान, नैब कराची, यहाँ पे 600 कन्विक्शन, यहाँ पे 700 कन्विक्शन, ओवरऑल 67% कन्विक्शन रेट, लेकिन वो क्या लोग हैं? लो प्रोफाइल वाले लोग। हाई प्रोफाइल लोग पाकिस्तान में, ये सही बात है, नैब ने इतने केसेस कर लिए लेकिन वो कन्विक्ट नहीं हो रहे या एक्विट भी नहीं हो रहे, वो केसेस ही नहीं चल रहे। तो मुझे आप ये बताएं, जब केसेस ही नहीं चल रहे हैं, केसेस वो चलने नहीं दे रहे हैं, ये जो भी मसलियत है, तो स्पीडी ट्रायल नहीं हो रहे, डे टू डे हेयरिंग नहीं हो रही, तो मुझे आप बताएं जब उनके वो कन्विक्शन नहीं होंगी, जेल वो लोग नहीं जाएंगे, उनसे बड़ी हैवी अमाउंट रिकवर नहीं होंगे, तो फिर यही CPI आपका आएगा। So it is directly linked to what is the state of our judiciary and system in Pakistan. Number 2, सदीकुल फारूक साहब से मैं एग्री करता हूँ 2-3 बातों पे, उन्होंने हकाइक दिए। नंबर 1 ये कि हम बड़े खुश हुए थे जब PTI ने एहतसाब कमीशन बनाया था KP में, इनकी पहले जो 5 साल की गवर्नमेंट थी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे फिर यही हमारे सियासतदान भाई KP में वो आए, उन्होंने कैसे सिस्टम को सैबोटाज किया। बिलीव मी, वो एक जनरल साहब आए थे, उन्होंने पकड़ धक्कड़ शुरू की और जनाब उन्होंने उसको सैबोटाज करके ख़त्म कर दिया एहतसाब कमीशन। इट वॉज अ गुड एंड अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। नंबर 2 ये कि पिछले 3 साल में मुझे बड़ा अफसोस होता है, अब जिसको भी आप ब्लेम करें, जारी बात है फिर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है, फिर वो ही हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर किस्म का स्कैंडल आया पाकिस्तान में, ये माफियाज का, आटा, चीनी, शुगर, पावर, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है ना जी, लेकिन FIA के केसेस, नैब के केसेस, एक बंदा अरेस्ट हुआ, मुझे बताएं वो क्या सियासी मसले थे? जब बाहर के लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे विल है, अपना डिटर्मिनेशन है कि जी हमने एहतसाब का प्रोसेस चलाना है, लोगों को पकड़ना है, लेकिन जब गोल करने का टाइम आता है तो जनाब नहीं, वो तो ब्रिगेड साहब वाजे हो गया ना, एहतसाब के लिए तो एहतसाब के नारे पर तो हुकूमत आई थी, और फिर जो मुशीर बरा एहतसाब थे उनका इस्तीफा जब कल आया या लिया गया उनसे, तो वाजे हो गया कि उनकी परफॉर्मेंस जीरो रही। एहतसाब के नाम पर उनका एक ओहदा था, वो क्या करते रहे, तो एहतसाब नहीं हुआ। और ये जो रिपोर्ट है ये भी सर यही बता रही है कि कानून की हुक्मरानी और रियासत की गिरफ्त की अदम मौजूदगी। यस, अब मैं ये बताना चाह रहा हूं, लेकिन इसमें जब हम रियासत कहते हैं तो डोंट ओनली ब्लेम द गवर्नमेंट, ब्लेम द जुडिशियल सिस्टम। देखे ना, मैं रियासत में तो सर सभी चीजें आ जाती हैं ना। सुने नहीं जी, सुने, मैं आपको एग्जांपल एक दे दूं ना, शहबाज शरीफ साहब का केस में वो अपना एहतसाब अदालत में पिछले साल मार्च अप्रैल में, मुझे याद है, वो विटनेसेस शुरू हो गए थे, हमने कहा भी बड़ा तेज केस चल रहा है, गुरुज एकदम वो लाहौर हाईकोर्ट वाले आए और जनाब 4 मेन जो की एहतसाब अदालत जजेस थे उनको उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। 7 साल वो ट्रांसफर रेट, वो केस आज तक चला ही नहीं। राइटली सेड ब्रिगेड साहब, आपका पॉइंट आ गया सर। अब द होल थिंग इज कि ये मैं इस मामले पर ये जो तनज़्ज़ुली है 16 दर्जे की, ये
इस वक्त पूरे ये नॉट टू ब्लेम कि जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की परफॉर्मेंस है या गवर्नमेंट है, ये पाकिस्तान की तनज़ली है और इसके लिए हम सबको उतनी तकलीफ है जो होनी चाहिए। एंड इट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट जो भी अवामिल इसमें का फरमाए। उम्मीद करते हैं कि ये परसेप्शन पाकिस्तान का हर सतह पर बेहतर हो, यहाँ से करप्शन का खात्मा हो, इस बात से हटके कि किसकी हुकूमत है और किसकी हुकूमत नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए बहुत अच्छा है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। मैं ज़रा अब आगे बढ़ना चाहूँगा, दूसरे मामले पर आते हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, एक नशस्त हुई आज पीडीएम की, नशस्तें तो बेतहाशा हो चुकी हैं सर। अब बहुत सवाल पूछते हैं लोग कि ये क्या करेगी पीडीएम, पीडीएम से पीपल्स पार्टी अलहदा हो गई, अब 23 मार्च की तारीख दी हुई है, 23 मार्च को मुझे बड़ा वज़न नज़र आता है जब वज़ीर दाखिला ये बात कहते हैं कि उसके अलावा कोई और तारीख आप रख लें, 23 मार्च नहीं रखें, वो एक सीधा तसादुम की आप सूरत बनाएंगे। लेकिन वो भी इतनी दूर की तारीख दी, तहरीक अदम एतमाद की बात करते हैं, उसको लाने में क्या ताख़ीर है, चीज़ें क्यों नहीं चल पा रही हूँ? अब हुकूमत तो अपना काम नहीं कर रही, तो मैं सवाल मुसर्रत साहिबा से करूँगा कि कहाँ कहाँ मसले हैं। अपोजिशन क्यों नहीं सर कुछ कर पा रही, इकट्ठी होकर भी कुछ नहीं कर पा रही सर? देखिए, मैं आपके ये सवाल जो है मैं इसका जवाब देता हूँ, लेकिन ज़रा सी बात कि मुसर्रत जमशेद चीमा साहब बहनों की जगह, बेटियों की जगह हैं। इमरान खान साहब फ़ॉरेन फंडिंग में इंसाफ की बात करते हैं, 8 साल फ़ॉरेन फंडिंग में 8 साल लिए ना, 100 से ज़्यादा एडजर्मेंट्स ले ली। जी जी, अभी भी आखिर तक रिक्वेस्ट करते रहे कि ये जनाब पब्लिक ना करें, इसको सीक्रेट ही रखें। अब आके वो सीक्रेट रिपोर्ट 8 वॉल्यूम जो है वो उन्होंने कहा है अब वो आएंगे, उन्हें मिलें। ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ जो 10 अरब का किया था केस, 14 से अब तक लेके क्या सूरत हाल है, अब आ गया वो। अब उन पर कि जी मेरे मुझ पर इजरा ना करें, जब आप ये बात करते हो तो फिर आने दो। फिर 25-35 पंक्चरों की बात की, फिर माफ़ी मांगनी पड़ी। तो इमरान खान साहब कौन सा वो जो है वो फरिश्ते हैं या बड़े नेक पाक हैं? दूसरी बात ये है कि ये जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से बात की, एक तो आपने उन्हें याद दिला दिया, वजाहतें दे रहे हैं। भाई वजाहतें क्या दे रहे हैं? आपकी वजीर सेहत कब आएंगे अब नवाज शरीफ साहब? आप तो सेहतयाब हैं सर, यही बता दें। यास्मीन राशिद साहिबा मियाँ साहब के मामले में हर दूसरे दिन एक न्यूज़ बुलेटिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी करती थी। सर हम सबको याद है, हमें याद है। फिर आपने कराची से शमसी मरहूम जो फौत हो गए हैं उनको बुलाया, याद है ना सब कुछ? सब याद है भाई। तो नवाज शरीफ साहब ने क्या किया? आपने डॉक्टर सुल्तान, क्या नाम है, शौकत खानम वाले को भेजा, फिर आपने जनाब अली सारा कुछ किया, सुल्तान रज। तो उसके बावजूद आप लोग झूठ बोलने की क्यों बात करते हो यार? अच्छा, अब आ जाइए, ऐसे सबको याद है तो भी कल की बात ना, अब इस बात पर आप आ जाइए। तो मैं अपना फारूक हमीद साहब का भी एहतराम करते हुए कि यहाँ जिसने करप्शन की है, आसिम बाजवा साहब भी थे, वो जनरल थे रिटायर्ड, और बहुत से लोग हैं, तो उनकी भी साथ इस सिलसिले में करप्शन में तो किसी की एक्सेप्शन होनी नहीं चाहिए, नहीं, सबको करें। अब आ जाइए, देखिए जी पीडीएम की आपने बात की, पीडीएम का आज भी इजलास मेरे ख्याल में अजी शायद मुकम्मल नहीं हुआ, वरना वो प्रेस आ जाएगी जो कुछ उन्होंने बात करनी है। आपने जिक्र किया है मौजूदा वज़ीर दाखिला शेख रशीद का। 23 मार्च को तो करारदाद लाहौर पास हुई थी ना जी, 14 अगस्त को तो पाकिस्तान बना था, और इन्होंने जब 14 अगस्त 2013 को दी थी धरने की तारीख, तो हमने कहा था कि जनाब ये ना करें, कोई आगे पीछे कर लें। इसी शेख रशीद ने कहा था जला दो, आग लगा दो, कुल्हाड़ा मार दो, तबाह कर दो, आपको वो आप चला सकते हैं क्लिप। जी जी। और इन्होंने कहा था 14 अगस्त को करनी है। अब आप किस मुंह से हमें कहते हो? हम तो जमहूरियत की बात कर रहे हैं, जमहूरियत की बात करने आए हैं। हमने ये कब कहा है कि हम सर वो तो 100 जुमले ना, मैं तो कह रहा हूँ कि क्यों नहीं कुछ कर, क्यों नहीं पा रहे? ये क्रेन साथ लेके आए थे जी, क्रेन कंटेनर हटाने के लिए सब। आप क्या करेंगे सर? अब पीडीएम क्या करेगी? कर क्यों नहीं पा रही? हमारा हर वक्त कितना है? हमारा एक मेंबर ये कहता है कि हमने गैर आईनी काम नहीं करना।
अब उसमें एक नो कॉन्फिडेंस के जरिए जा सकता है या अवामी दबाव के जरिए। हमने ऐलान कर दिया पीडीएम ने 23 मार्च का। नहीं, अवामी दबाव तो गहरा ही नहीं होगा ना। अवामी दबाव तो नहीं है कि वो खुद से इस्तीफा दे दें। नहीं, ऐसा तो दबाव का होगा नहीं ना। दबाव का मतलब यह है कि अवाम को सड़कों पे लाना, इस्तीफे का मुतालबा करना, कि आप खुद इस्तीफा दें। और हाँ, तो दबाव से फिर हो जाता है ना, ये ऐसा काम भी हो जाता है। दूसरा ये है कि नो कॉन्फिडेंस की तैयारी भी हो रही है। मेरा ख्याल है आप ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, 2-4 दिन में, हफ्ते में इस हवाले से एक हतमी बात सामने आ जाएगी। जितना आपका सियासत तजर्बा, आपको क्या लगता है पहले नो कॉन्फिडेंस आएगा या पहले मार्च होगा? देखिए, जो तज्ज़िये, जो हालात, वाक़यात सामने आ रहे हैं, यूँ महसूस होता है कि 23 मार्च से शायद पहले कुछ मामलात हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि जिस तरह की इनकी नाकामी अब हर पहलू से सामने आ गई है। मैं ज़रा मुशर्रफ साहब, चलना मुश्किल है। ठीक, मुशर्रफ साहब, ये इस वक्त जो कल इतवार के रोज़ जो आवाम से वज़ीर आज़म साहब मुखातिब हुए, और ये जब से केपी का बल्दियाती इंतखाब हुआ है, फ़िज़ा बदली लग रही है। अब शहजाद अकबर साहब कल चले गए छोड़ के, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं मैं सड़कों पे आ गया, मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। नोबडी कुड अंडरस्टैंड कि आप ये किसको बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं वज़ीर आज़म हूँ, अभी मैं दफ्तर में बैठ के तमाशा देखता रहता हूँ। वज़ीर आज़म हो के चुप करके तमाशा देखते रहते हैं। कुछ समझ में नहीं आती क्यों देख रहे हैं तमाशा आप, जब तमाम तरह इदारे आपके ताबे हैं, आप जो एक्शन लेना चाहें आप ले। और सड़कों पर आकर आपके पास कौन सी ऐसी ताकत आ जाएगी, हिडन पावर, जिससे आप जीना मुश्किल कर देंगे? देखिए, याद रखें, जमहूरियत के अंदर सबसे बड़ी ताकत आवाम की ताकत होती है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, जो कि इन यतीम सियासी जमातों के पास अब नहीं रही। जहाँ तक KPK के इलेक्शन की बात है, तो PMLN और पीपल्स पार्टी ने वहाँ से क्या कमाया है? बाय द वे, नंबर ऑफ वोट्स आज भी हमारा सबसे ज़्यादा है, हमारे वोटर्स इंटैक्ट हैं। लेकिन अगर कोई हमारी पार्टी ने कुछ टिकट्स के ऊपर गलत फैसले किए तो उसका नतीजा हमने खुद ही भुगता, और उसको हम खुद ठीक करेंगे। फेज़ 2 आ रहा है ना, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इनफैक्ट नंबर ऑफ वोट्स हमारे आज भी इन तमाम जमातें, ये तो हमारे मुकाबले में वहाँ कहीं भी नहीं है। और जो जिन्होंने कुछ सीट्स ली हैं उनसे भी हम वोट्स में आगे हैं। जहाँ तक रहेगी बात, देखें, हम हैं पॉलिटिकल लोग, हमें किसी जर्नल ने नहीं बनाया। जैसे ज़िया साहब, जनरल जिलानी और दूसरी जो पार्टी थी वो बेनज़ीर साहिबा की रहलत के ऊपर, उनकी बेगम साहिबा की रहलत पे उनके मियाँ को मिल गई हुकूमत और बेटा को चेयरमैन बन गया, उसको पार्टी मिल गई। प्राइम मिनिस्टर को किसी ने पार्टी विरासत में नहीं दी, और ये 25 साल स्ट्रगल के बाद आई और हमारे रियल सेलेक्टर अवाम है। मुझे ये बताएं अरसलान साहब, अभी जो सदीकुल फारूक साहब मेरे भाई हैं बात कर रहे थे कि जी हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे, ले आए, ये इनका हक है। तो हमने फिर क्या करना है? उसका जवाब क्या है? आप मुझसे भी टॉक शो में पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी? मैं यही कहूंगी ना कि हम आवाम की अदालत में जाएंगे। जिन्होंने हमें भेजा था, हमारी मुद्दत पूरी होने से पहले अगर कोई इस तरह की चीज होती है, शब खून मारने की ट्राई ये लोग करते हैं, जो कि कितने अरसे से कर रहे हैं। ये एक जवाब है जो कि ये सुबह दोपहर शाम। देखिए जी, मेरी बात सुन लेना जी, अभी और भी बहुत कुछ हो रहा है ना इस मुल्क में, जो मैं कहना चाह रही, मुझे कंप्लीट कर लेने दें। कि देखें, ये हर वक्त प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं कि हम लात मार के कुर्सी से हटा देंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया है कि मैं सड़कों पे आ गया तो मैं आप लोगों के लिए ज्यादा, और ये मैं भी बात कर रही हूँ, हमारा पार्टी का एक वर्कर कह रहा है, उनकी संडे की ये जो लाइव कॉल सुन के हमारे वर्कर ज्यादा चार्ज हुए। लेट मी टेल यू वन थिंग, उसका फीडबैक ऐसा आया है। कल हमारी मीटिंग में, जो हमारी मीटिंग की डिस्कशन ही ये थी, बात पता नहीं क्या चाय मगोइयां हो रही थी कि वर्कर अब ये सुनना चाहता है। क्यों? वर्कर ने हमें जो मैंडेट दिया था, उनको पता है कि प्राइम मिनिस्टर उस मैंडेट के रिस्पेक्ट में 1 इंच भी ना अपने अकाउंटेबिलिटी के जो प्रोसेस था उससे पीछे हटे। लेकिन उनकी राह में जो रुकावट है वो हम आवाम को पीछे नहीं हटे, लेकिन एक कदम आगे भी नहीं बढ़े अकाउंटेबिलिटी की राह। जी सुन ले, उसकी वजह, यस ये आपकी बात ठीक है, उसकी वजह ये निजाम, ये गला सड़ा फरसूदा निजाम, जिसमें दुनिया का सबसे, इस मुल्क का सबसे बड़ा चोर बाहर हवाखोरी कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पे जो छोटा बेचारा गली का जो स्नैचर है, मैं उसको बेचारा ही कहूंगी, वो जेलों की सलाखों के पीछे है। यहाँ पे जो कहता था मैंने धेले की करप्शन नहीं की, मुझे लटकाया जाए, वो जो मैं कहता था मेरा कोट बेचा जाए, उसका मुलाजिम उसको 4-4 अरब की दे रहा है और उसके ऊपर सबकी जुबानें बंद है, उसके ऊपर कोई इनसे सवाल नहीं करता। हमें कहते हैं उसका सबूत ट्रांजैक्शंस हैं जी, उसके सबूत हैं, तो हम ये बात कर रहे हैं ना। फिर एक और
एक और अर्ज बात, वो तो साहब, वो भी हम उनके भी हाथ ही जोड़ते हैं, और इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम ये तमाशा, ये गोरख धंधा देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। वो यहाँ पे जो इंसाफ, माशाल्लाह हर दिन इंसाफ का बोलबाला हो रहा है। मैं कहती हूँ साथ इसके जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात होती है तो हमारी जो वक्त बड़ा महदूद है मेरे पास, हमारी आला अदलिया भी 128वें नंबर के ऊपर है इंसाफ की फराहमी में, और हमारी जो अदलिया की जो एक्सपेंसेस हैं वो टॉप 10 में हम आते हैं। ब्रिगेड साहब बहुत तफसील में नहीं जाएंगे, सिर्फ ये बता दें, ये क्या अपोजिशन की अपनी असल ख्वाहिश है इस हुकूमत को कोई टफ टाइम देना, या अभी तक उनकी ये प्रायोरिटीज में ही शायद शामिल नहीं है? देखिए, मैं तो उस दिन बहुत मायूस हुआ था जब मीनार पाकिस्तान में पीडीएम और पीएमएलएन ने लाहौर पे जब जलसा किया था, और वो बड़ी उसने इतनी लो अटेंडेंस थी, तो समझ रहा था कि पीएमएलएन का बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, लाहौर उनका गढ़ है, लेकिन पता नहीं लोग क्यों नहीं निकले, क्या हुआ। वो एक वाकई एक फेल्ड किस्म का जलसा था जिसमें आर या पार की बात की गई थी। उसके बाद फिर मामला बड़ा डाउन हो गया। मैं एक बात तो बड़ी वादे है कि किसी एजिटेशन के प्रेशर से ये गवर्नमेंट नहीं जाने वाली। जब 2014 में भरपूर प्रेशर डाला था कादरी साहब ने और इमरान खान ने, धरना हुआ था 126 दिन वाला और 67 डेज वाला कादरी साहब का, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस पे पार्लियामेंट के गेट पे पहुंच गए थे और वहाँ पे रहे, और इनका प्लान था कि अंदर जाएंगे और पता नहीं उसके बाद ज़बरदस्ती क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आपको याद है कि दोनों को बुलाया गया था, जनरल रहील शीफ ने और उस वक्त फौज ने, इस तक कि ये मुल्क में रवायत नहीं हो सकती है कि प्रेशर के एजुकेशन से कोई गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड घर जाए, और आप देखें नवाज शरीफ साहब का ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। अभी भी अगर बेशक पीडीएम का लॉन्ग मार्च बड़ा, वैसे तो मुझे अभी भी शक है, कल इमरान खान ने एक बड़ा एक जुमला किया कि लोगों ने पिकअप नहीं किया। मैं बार बार उस जुमले को पढ़ता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि ये लोग बाहर निकलेंगे अपनी करप्शन को बचाने के लिए, मैं जब, और फिर इसलिए लोग नहीं आएंगे, लेकिन जब मैं निकलूंगा इनकी करप्शन को पकड़ने के लिए और लोगों के पैसे वापस करवाने के लिए, तो आप देखेंगे लोग मेरे साथ कितना निकलेंगे। मेरा पॉइंट कहने का ये है कि अगर ये आ भी जाते हैं तो किसी प्रेशर से, किसी धरने से, ये भी मेरे ख्याल से इट्स अबाउट टाइम के ये भी टेस्ट होना चाहिए कि अब अवाम उनके साथ कितना निकलते हैं। पहले अवाम उनके साथ निकलते रहे, इट यूज्ड टू बी डिफरेंट, वो मामला मुख्तलिफ था। अब ये इक़्तिदार ले चुके, गवर्नमेंट कर चुके, अब परफॉर्मेंस की बात है, अब लोगों के अपने गिले शिकवे हैं। सो दैट क्वेश्चन रिमेन्स देयर। तीनों सर वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया हुआ है। तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतनी। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।